Are you looking for a complete solution of NET Part A with explanation in one video? Yes, then you are in a correct place. Watch out the complete series of CSIR NET 2019 June Part A solution with the easy explanation and interesting way. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम देखेंगे CSIR नेट 2019 जून मैथमेटिकल साइंस के बुक कोड ए के पार्ट ए का क्वेश्चन 1। क्वेश्चन में दिया गया है कि द नंबर ऑफ डिजिट यू हैव टू टाइप टू राइट ऑल द पेज नंबर ऑफ द बुक स्टार्टिंग फ्रॉम पेज 1 is 2019. What is the number of page in that book? Option A 609, 610, 709 और 710। तो दिया क्या हुआ है कि हमें एक बुक के पेज नंबर है 1 से लेके हम कितने पेज नंबर लिखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 2019 होंगे। तो पहले हम देखेंगे हमें पेज नंबर कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे हम n तक लिखेंगे। तो हमें ये n लास्ट नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए हम पहले देखते हैं कि उसका टोटल 2019 होना चाहिए। अब 1 से लेके 9 यानी 9 डिजिट हुए और सारे सिंगल डिजिट हैं यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट वी हैव टू राइट इज 9। ऐसे ही हम देखें तो 10 से लेके 99 तक यानी वो 19 पूरे 90 लेटर हुए। उसको टाइप करेंगे हमें दो डिजिट चाहिए तो उसके वो टोटल हुए 180 डिजिट। तो पहले के 9 और बाद के 180 तो सारे मिलाकर हुए 189 डिजिट। अब 2019 में से 189 डिजिट तो हो गए हमारे। उसके आगे के लेटर के लिए हम सारे ऑप्शंस चेक करेंगे। तो पहला ऑप्शन था 609। तो हम अब क्या करेंगे कि 100 से लेके चालू करेंगे। तो 100 से 609 तक यानी वो 510 डिजिट लेटर्स होते हैं और सारे 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो 510 इंटू 3 यानी 1530 डिजिट हुए। सिंपली देखिए तो हम 1609 है उसमें से आगे के 99 नंबर हम निकाल देंगे यानी 609 माइनस 99 सो 1510। ऐसे ही अगर सारे ऑप्शन चेक करें तो सेकेंड ऑप्शन है 610। उसके लिए हमें चाहिए 1533 डिजिट्स। ऑप्शन सी 709 उसके लिए हमें चाहिए 1830 डिजिट। नेक्स्ट है 710 तो उसके लिए हमें चाहिए 1833 डिजिट। अब ये सारे हमने डिजिट निकाल लिए हैं। उसमें हमने आगे जो 189 डिजिट लिए थे वो तो हमें ऐड करना ही है। तो उसके बाद जो आंसर आएंगे पहले का आंसर होगा 1719, दूसरे का है 1722, तीसरी का है 2019 और चौथे का है 2022। तो हमें क्या चाहिए था कि 2019 डिजिट होने वाले हैं। तो वो 2019 डिजिट हमारे किस में ले आ रहे हैं 709 पेज नंबर के लिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 709। तो हमें 2019 डिजिट में हम 709 पेज लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन में क्या दिया गया है अ स्टूडेंट received the following marks in the 5 of the 6 courses is 91, 86, 81, 79 and 92. Average of his marks is 85. Then how many marks did he receive in the 6th subject? The options are 83, 85, 81 or 88. It's a very simple question. So what is given that the marks of all 5 courses are 91, 86, 81, 79 and 92. And the average of all 6 courses is 85. So what should we have do? We have to do is just calculate the average and suppose that the marks of the 6 course is x. So we know the formula of average. The average is total of all marks divided by number of all subjects. So
Here, the total of all marks is 91 plus 86 plus 81 plus 92 plus 79 and plus x, which is the marks of 6 subject, and divide by total number of subject, which is 6. Given that the average is 85, so we simply calculate this. 85 equals to 4 to 9 plus x divided by 6. 6 को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे. So 85 into 6 equals to 4 to 9 plus x, which is 510. So 4 to 9 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे. So 510 minus 4 to 9 equals to x. So finally we get x is equals to 81. So what is x? We assume that x is the marks of 6 subject. So the marks of 6 subject is 81. So our option is C, 81. Question number 3. Question में क्या दिया गया है? A salesperson A sells an object at price 5 less than the marked price, receiving a commission of 5% on the selling price. The same object is sold by person B at the price 15 less than the marked price and receiving commission of 5% on the selling price. If both A and B receiving the same amount in commission, then what is the marked price of the object? Option A 10, option B 20, 22.5 and 30. So दिया गया है कि दो सेल पर्सन है ए और बी, दो ने अपने हिसाब से मार्क प्राइस से 5 और 15 रुपए कम में एक ऑब्जेक्ट है जो बेच रहे हैं, उसके ऊपर उन दोनों को 5% और 15% कमीशन मिल रहा है. अगर उन दोनों का कमीशन सेम है तो हमें उसकी मार्क प्राइस ढूंढनी है. सो वी अज्यूम दैट द मार्क प्राइस of the object is x. Now person A के लिए selling price क्या था? 5 rupees less than mark price. So selling price is marked price, which is x minus 5. Now उसके ऊपर उसको commission कितना मिलता था? 5%. So the commission is 5% of the selling price, and here selling price is x minus 5, so equals to 5% of x minus 5. Now इसी तरह पर्सन बी के लिए सेलिंग प्राइस होगा x माइनस 15, क्योंकि वो दिया हुआ है कि 15 लेस देन द मार्क प्राइस, एंड उसका ऊपर उसका कमीशन है 50%. सो द कमीशन इज 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो वो होगा 50/100 इंटू x माइनस 15 जो उसकी सेलिंग प्राइस है. नाउ गिवन दैट इफ बोथ रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ कमीशन, अब दोनों को सेम कमीशन मिल रहा है, यानी ए का जो कमीशन है वही बी का कमीशन है, दोनों की अमाउंट सेम है. सो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो वो होगा 5/100 इंटू एक्स माइनस 5, विच इज इक्वल्स टू 15/100 इंटू एक्स माइनस 5. अब हमको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आप देखते हैं 5 3 ज़ा 15 एंड 100 कट आउट्स, तो इट विल रिमेन एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 15. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वो होगा 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 45. सो वी गेट 2x इक्वल्स टू 40. सो फाइनली वी गेट x इक्वल्स टू 20. सो दैट द मार्क प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 20. हमें ढूंढना वही था, सो हमारा आंसर आ गया है 20. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन 5. So question है, there are two examinations A and B in a subject which are evaluated out of 30 and 70 marks respectively. In order to pass the course, the student has to get at least 40% in total and at least 40% in B. The following are the marks of the student S1 to S4. The only students to have passed the examination is option A S1 and S3, option 2 S1, S2 and S4, option 3 S1 and S2,
एंड ऑप्शन 4 S1। हमें दिया गया है कि यहाँ दो एग्जाम है, ए और बी। ए है वो 30 मार्क्स की है और बी है वो 70 मार्क्स की है। अगर स्टूडेंट का एग्जाम पास कर रहा है तो उसको टोटल में से यानी 30 + 70 100 में से 40% आने चाहिए और बी में भी 40% से ज़्यादा आने चाहिए। एटलीस्ट 40% इज कंपलसरी। और हमें ए और बी एग्जाम के चारों स्टूडेंट के मार्क्स टेबल में दिए गए हैं और हमें ढूंढना है उनमें से कौन कौन एग्जाम पास करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम ए है वो 30 मार्क्स की है और एग्जाम बी 70 मार्क्स की है। सो टोटल होगा एग्जाम 100 मार्क्स का। टू पास द एग्जाम वन शुड गेट फर्स्ट at least 40% in total. That means 40% of marks 100, which is total, which is equals to 40 marks in total. And the second condition is at least 40% marks in exam B. That is 40% of 70 marks, which is equals to 28 marks in B. So अगर किसी को पास होना है तो उसको टोटल में से 40 मार्क्स आने चाहिए यानी 100 में से 40 और एग्जाम बी जो 70 मार्क्स की थी उसमें से 28 मार्क्स आने चाहिए। तो हम सारे स्टूडेंट का जो टेबल था वो देखते हैं। सो तो टेबल में दिया हुआ है कि S1 का एग्जाम ए में 12 मार्क्स, एग्जाम बी में 28 मार्क्स और टोटल 40 मार्क्स है। S2 के ए में 10, बी में 29 और टोटल में 39 है। S3 के ए में 16, बी में 27 एंड टोटल में 43 है और S4 के ए में 5, बी में 29 और टोटल होते हैं 34। सो इसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि S1 है उसको टोटल में 40 मार्क्स है और 28 मार्क्स बी में है। सो 40 एंड 28 बोथ आर सेटिस्फाइंग आवर कंडीशन। जो कंडीशन दी है उन दोनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है यानी 40% टोटल में भी है और 40% बी में भी है। सो S1 पास हो गया। अब देखते हैं S2 के लिए। तो S2 हैज 39 मार्क्स इन टोटल एंड 29 इन बी। सो S2 है वो टोटल में पास नहीं हो रहा है क्योंकि उसको पास होने के लिए 40 मार्क्स चाहिए विच इज 1 लेस देन विच इज 39। लेकिन वो बी में पास हो गया है लेकिन पूरी तरह से पास होने के लिए दोनों कंडीशन चाहिए। सो S2 डजंट पास द एग्जाम। S3 के लिए S3 को टोटल में है 43 मार्क्स और बी में है 27 मार्क्स। सो वो टोटल में तो 40% से ज़्यादा मार्क्स है लेकिन बी में नहीं है। सो S3 भी पास नहीं होगा। सिमिलरली 4 के लिए 4 है S4 स्टूडेंट 4 हैज़ 34 मार्क्स इन टोटल एंड 29 इन बी। सो वो टोटल में पास नहीं होता क्योंकि 34 इज लेस देन 40 लेकिन वो बी में पास हो गया है 29 मार्क्स से। सो S4 भी पास नहीं होगा। सो इन चारों में से केवल S1 ही है जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करके पास होता है। सो आवर फाइनल आंसर इज S1 पास द एग्जाम, सो विच इज ऑप्शन डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। I question 7. So the question is which of the following number is a prime number? बहुत ही इजी सा है। हमें नीचे चार ऑप्शन दिए हैं 183, 121, 157, 10201। उसमें से प्राइम नंबर कौन सा है वही हमें ढूंढना है। सो डायरेक्टली ऑप्शन ही चेक करेंगे। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज 183। नॉर्मली हम देखें तो 1 + 8 + 3 यानी 12 है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। सो we know that if the sum of the number is divisible by 3 then the whole number is divisible by 3. So 183 is divisible by 3, so which is not prime. The second option is 121. 121 is a square of 11, so it is not a prime. The third is 157. प्राइम चेक करने के लिए एक छोटा सा मेथड है, फाइंड द नियरेस्ट स्क्वायर नंबर टू दैट नंबर। अब 157 से नियरेस्ट स्क्वायर नंबर है 144 जो 12 का स्क्वायर है। तो हमें क्या करना है, 12 से छोटे सारे प्राइम नंबर से 157 को डिवाइड करना है। सो डिवाइड 157
with the smallest prime 11, 7, 5, 3 and 2. But 157 is not divisible by any of this. So 157 is prime, and the last 10201 which is a square of 101. ऐसे देखोगे 11 का स्क्वायर है 121, ऐसे ही 10201 है तो वो 101 का स्क्वायर है. सो इससे ऊपर से लास्ट मिलता है कि 183 इज नॉट प्राइम, 121 इज नॉट प्राइम, 157 is prime and 10201 is not prime. So हमें जो मिल गया था कि प्राइम नंबर कौन सा है, तो the correct option is 157, which is option C. Question 8. So the question is, the graph depicts the petrol price in rupees per liter for the month April, May and June. Pick the incorrect statements. First, the highest price never crossed 75. Second, the largest difference between the highest and the lowest price was for the month June. Third is, month of June showed the largest decrease of price between the opening date and the closing date price. Fourth, all the debits price lies between 70 and 80. सो क्वेश्चन में दिया गया है, एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें अप्रैल, मई और जून के 3 महीने के लिए पेट्रोल की ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस दी गई हुई है. जो वाइट कलर के प्लेन है वो अप्रैल के है, जो ब्लैक डार्क है वो मई के है और ग्रेइश है वो जून के है. तो उसके हिसाब से हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है, वो हमें ढूंढना है. पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, The highest price never crossed 75. यानी कि पेट्रोल का पूरा प्राइस है वो कभी 75 से ऊपर नहीं गया है. तो अगर हम ग्राफ में देखें तो ओपनिंग प्राइस में जो जून है वो तो 75 से काफी ऊपर, काफी सारे देख रहे हैं हम जो 75 से अप है. तो ये ऑप्शन तो हो गया है गलत. अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, द लार्जेस्ट डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट प्राइस was for the month June. अब हाईएस्ट एंड लोएस्ट प्राइस, दो लास्ट कॉलम है वो हाईएस्ट और लोएस्ट की है. उसमें से देखिए हम जून का, जो जून का डिफरेंस है, जून यानी जो ग्रेइश है वो सबसे ज्यादा है. देखिए व्हाइट वाले में थोड़ा ही डिफरेंस है, ब्लैक में तो उससे भी कम है, लेकिन अब जो जून वाला है ग्रेइश, उसका डिफरेंस दोनों का हाईएस्ट और लोएस्ट का सबसे ज्यादा है. तो ये स्टेटमेंट तो हो गया है करेक्ट. अब थर्ड देखते हैं, द मंथ ऑफ जून शोड द लार्जेस्ट डिक्रीज ऑफ द प्राइस बिटवीन द ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट. कि जून के महीने में जो डिक्रीज है प्राइस का ओपनिंग और क्लोजिंग में सबसे ज्यादा है. तो हम देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, दो फर्स्ट दो कॉलम है. पहले देखते हैं अप्रैल का, तो वो थोड़ा सा ही है. फिर ब्लैक वाला देखे जो मई का है वो है ज्यादा है. और जो तीसरा है जून का, वो और ब्लैक की कंपैरिजन करें तो देखते हैं कि हम जून वाला है उसका डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो मई वाले के उससे भी छोटा है, वो उससे बड़ा है. तो अगर आप ऐसे ही उंगली से या जस्ट लॉजिक अब देखने से वो पता चल जाता है कि ग्राफ में क्लियर दिख रहा है कि वो जून महीने में सबसे ज्यादा है. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हुआ. और फोर्थ है, ऑल द डेबिट प्राइस लाइज बिटवीन 70 एंड 80. हाँ, तो वो दिख रहा है कि कोई भी है वो 70 से छोटा नहीं है और कोई 80 से बड़ा नहीं है. जो सारे प्राइस है वो सारे 70 और 80 के बीच में ही है. तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया. तो चारों में से पहला एक इनकरेक्ट है और बाकी 3 करेक्ट है. तो हमें ढूंढना वही था कि इनकरेक्ट कौन सा है. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए. Question 10. So the question is, which of the following figures can be drawn without lifting the pen from the paper or retracking? A और B दो फिगर दिए हुए हैं और ऑप्शन है फिगर A बट नॉट फिगर B. ऑप्शन 2
figure B but not figure A. Option C, both figure A and B. Fourth, neither figure A nor figure B. हमें दो फिगर दिए हुए हैं और उन दो फिगर में से कौन सा फिगर है जो हम बिना पेन उठाए पूरा फिगर बना सकते हैं और हमें एक ही लाइन पे दोबारा नहीं जाना है, यानी रीट्रैकिंग अलाउड नहीं है। सो हम दोनों फिगर ट्राई करते हैं। सो द फर्स्ट फिगर ए, वी स्टार्ट फॉर द ओपन एंड, देन ये वाली लाइन, कंप्लीट द लाइन। सो बिना पेन उठाए ये वाला फिगर तो हमने बना लिया। सो फिगर ए कैन बी ड्रॉन, सो इट इज करेक्ट। नाउ हम दूसरा फिगर देखते हैं। सो स्टार्ट विथ फिगर बी, अगेन स्टार्ट विथ द ओपन लाइन, देन नाउ कर्व, अगेन कर्व। तब यहाँ तो हमारा वो खत्म। अब हम ऊपर वाली लाइन पे रीडायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारी ये वाली लाइन एक रह गई है। अब किसी और पैटर्न से भी ट्राई करोगे तो हमेशा एक लाइन बच रही है, यानी फिगर बी हम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते क्योंकि हर बार कोई एक लाइन तो रही जा रही है। सो फिगर बी कैन नॉट बी ड्रॉन। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, figure A but not figure B. Question 11. So the question is, ABCD is a rectangle and O is the midpoint of AD. P and Q are points on AB and CD respectively, such that AP equals to 1/4 of AB and DQ equals to 1/4 of DC. The ratio of the area of rectangle ABCD to that of the triangle OPQ is option 1 4, option 2 6, option 3 8 and option 4 16. हमें दिया है कि एक रेक्टेंगल है ABCD जिसके साइड AD का मिड पॉइंट O है और AP इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AC एंड DQ इक्वल्स टू 1/4 ऑफ DC है। तो हमें रेशियो फाइंड करना है ABCD और OPQ के एरिया का। सो लेट्स स्टार्ट। हमें दिया हुआ है ये रेक्टेंगल और AP इक्वल्स टू 1/4 ऑफ AB एंड DQ इक्वल्स टू 1/4 ऑफ DC। नाउ हम PQ पे एक मिड पॉइंट R लेते हैं और OR ड्रॉ करते हैं। Now the area of rectangle AB into BC होगा, length into breadth, और area of triangle equals to half into base into altitude, so equals to half into PQ into OR. From the diagram we can show that PQ is same as BC, also OR is same as AP, and AP is 1/4 of AB, so OR equals to AP equals to 1/4 of AB. Now put the value of PQ and OR in the area of triangle. So we get area of triangle equals to half into BC into 1/4 of AB. हम इन दोनों का रेशियो लें तो ABCD अपॉन OPQ equals to AB into BC upon half of BC into 1/4 of AB. Now AB and BC goes out, so we get ABCD upon OPQ equals to 1 upon 1/2 into 1/4. So we get ABCD upon OPQ equals to 8. So the correct option is option C, 8. Question 12. जो बुकलेट कोड ए में है। सो द क्वेश्चन इज, balls are being rolled out with an equal initial speed along a frictionless wave-like track in a quick succession. There is denser clustering of balls around point B than around point A. Which of the following statement is true?
First, point A is higher than B. Second, point B is higher than A. Third, point A and B are at the same height. Fourth, balls reach at point A first, then point B. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ बॉल को हम एक फ्रैक्शनलेस वेव लाइक पाथ पे रोल कर रहे हैं, तो पॉइंट ए और बी, दो पॉइंट में से बी के पास बॉल की डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ए, तो वो दोनों पॉइंट ए और बी कहाँ होंगे हमें वो देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक वेव लाइक पाथ लिया है हमने और एक बॉल से स्टार्ट कर रहे हैं। बॉल की इनिशियल स्पीड v दी है। अब बॉल को हम रोल करेंगे तो इस पाथ में वो इस पॉइंट तक पहुंचेगा। अब यहाँ से जैसे ही वो आगे बढ़ेगा तो हम देख सकते हैं कि वो नीचे वाला कर्व है वो जल्दी से पास आउट कर देगा, क्योंकि ऊपर से वो इतनी स्पीड पे आ रहा है कि नीचे बिना रुके वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। ऐसे हम अगर दूसरा बॉल लें और सेम वही करें तो हम देख सकते हैं कि जो नीचे वाला पॉइंट है P, वो पॉइंट बॉल जल्दी से पास करना है, लेकिन जो ऊपर वाला पिक पॉइंट है O, उसे पास करने के लिए बॉल को टाइम लग रहा है। अगर ऐसे ही हम कुछ बॉल और रोल आउट करें तो हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट O था उस पॉइंट के ऊपर डेंसिटी बॉल की नीचे वाले पॉइंट से ज़्यादा होंगी, और मान लो कि किसी और पॉइंट से भी इस पॉइंट पे डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी हमें। सो हम कह सकते हैं कि डेंसिटी जहाँ ज़्यादा है वो पॉइंट बी है, उसे हम पॉइंट बी कह दे, और जहाँ डेंसिटी कम है उसे पॉइंट हम ए कह दे। तो ग्राफ के ऊपर से हम देख सकते हैं कि बी वो ए से हायर पे ही होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ए हायर है, तो वो तो नहीं होगा क्योंकि हमने देखा कि बी जो डेंसर है वो ऊपर है। उसके अलावा कह रहे हैं कि दोनों सेम हाइट पे होंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और फोर्थ कह रहे हैं ऑप्शन कि ए वो बी से पहले आ जाएगा। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि हमें दिया नहीं है कि पाथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से या नीचे से, सिर्फ इनिशियल स्पीड ही दी हुई है। तो लास्ट ऑप्शन पे इनकरेक्ट होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। Question 13. So the question is, velocity time curve of a body is given in the diagram below. The diagram showing the acceleration of his body as a function of a time is, हमें वेलोसिटी और टाइम का एक ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उसके ऊपर से उसी बॉडी का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का हमें ग्राफ ढूंढना है, जो चारों में से कौन सा है। तो हम देखते हैं। पहले तो ये ग्राफ है जो दिया हुआ है, जहाँ वेलोसिटी v है और 3 टाइम पीरियड दिए हुए हैं, t1, t2 और t3। और 0 से t1 तक जो वेलोसिटी है वो सेम रेट पे बढ़ रही है, 45 के एंगल दिया हुआ है हमें। सो द चेंज इन अ वेलोसिटी एट दैट टाइम इज सेम। नाउ t1 से t2 तक वेलोसिटी सेम हो रही है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। और वापस t2 से t3 तक वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन उसका रेट सेम ही है क्योंकि एंगल हमें 45 दिया हुआ है। सो इसके ऊपर से हम एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे। सो ये ग्राफ लिया है हमने, जहाँ y एक्सिस पे एक्सेलरेशन है और x एक्सिस पे 0, t1, t2 और t3 टाइम दिया हुआ है। पहला लेंगे हम 0 से t1 तक। 0 से t1 तक वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो सेम है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। सो 0 से t1 तक जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट रहेगा। अब नाउ t2 पे, t1 से जब t2 तक जा रहे हैं हम, तब वेलोसिटी वो कांस्टेंट रह रही है, यानी द चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, वो 0 हो जाएगा। सो t1 से t2 तक एक्सेलरेशन है 0। अब t2 से t3 तक देखेंगे तो वेलोसिटी में
चेंज हो रहा है वो सेम है लेकिन नेगेटिव है, यानी वो डिक्रीज हो रहा है। सो द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। सो t2 से जो होगा वो पहले नेगेटिव हो रहा है और उसके बाद वो सेम है, इसलिए t2 से t3 तक उसकी वैल्यू सेम आएगी। अब दोनों का एंगल 45 था, यानी जो पहले ऊपर जितना था 0 से t1 तक उतना ही t2 से t3 है। सो हमें जो दिया हुआ था वेलोसिटी टाइम से, उसके ऊपर से हमने एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ निकाल लिया है। तो हम दे सकते हैं ये वाला ऑप्शन बी में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16 जो बुकलेट कोड ए में है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हाय, वी आर ट्रायंगल्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिस पे हम नेट, जीसेट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पार्ट ए और जनरल पेपर का सॉल्यूशंस देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। सो द क्वेश्चन इज द ग्राफ बिलो शोज द मंथली एवरेज रेनफॉल and monthly average temperature at a certain place in India. Where is this place mostly to be located? Option A, on the west coast. Option 2, on the east coast. Option 3, in the northeastern hill. Option 4, in the Himalaya foothills. क्वेश्चन में हमें मंथली एवरेज टेम्परेचर और मंथली एवरेज रेनफॉल का एक ग्राफ दिया हुआ है जो इंडिया की एक प्लेस का है। तो वो प्लेस कहाँ पे लोकेटेड होगी हमें वो ढूंढना है। तो हम देखते हैं। सो ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। पहले हम टेम्परेचर देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पूरे ईयर में जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम रह रहा है। और हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑन द वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न हिल और हिमालय फुट हिल। सो हम जानते हैं कि हिमालय फुट हिल है, वहाँ स्नोफॉल होती है। सो उसका टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो ये टेम्परेचर यहाँ तो सेम दिया हुआ है, यानी ऑप्शन 4 तो रॉन्ग हो जाएगा। अब सेम हम देखें नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, वो भी पार्ट ऑफ हिमालय होगा, वहाँ पे भी टेम्परेचर में डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन 3 भी जाएगा। अब बचे 2 ऑप्शन। अब हम रेनफॉल देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि रेन वो मार्च मई से स्टार्ट होके नवंबर तक रह रहा है, यानी वो अर्ली मॉनसून है। जियोग्राफी अगर हम जानते हैं तो हम देखते हैं कि अर्ली मॉनसून या मॉनसून स्टार्ट कहाँ से होता है, मोस्टली कर्नाटका, केरल और महाराष्ट्र, यानी वो वेस्ट कोस्ट होगा। सो अर्ली मॉनसून वेस्ट कोस्ट में आता है, तो ईस्ट कोस्ट तो नहीं होगा हमारा आंसर। सही आंसर होगा वेस्ट कोस्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 17। सो द क्वेश्चन इज 2 parallel chords of a length 8 cm and 6 cm of a circle are separated by a distance of 1 cm. The radius of the circle is option 1 4, option 2 4√2, option 3 5, option 4 5√2। क्वेश्चन में दिया है कि एक सर्कल की 2 chords है, एक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की 6 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो हम देखते हैं। सो पहले एक सर्कल लेते हैं। ये फर्स्ट कॉर्ड है जिसका लेंथ 8 सेंटीमीटर है और ये दूसरी कॉर्ड जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब सर्कल का सेंटर O है और ये सर्कल की एक रेडियस है जो कोड 1 को A पॉइंट पे, कोड 2 को B पॉइंट पे और सर्कल को E पॉइंट पे टच कर रही है। नाउ सर्कल के सेंटर से फर्स्ट कोड के एंड तक हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे C नाम देंगे। O से ही सेकंड कोड पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहाँ D नोट करेंगे। नाउ from diagram we can see that OC equals to OD equals to OE, वो सारी सर्कल की रेडियस है
उसे हम x नाम दे देंगे। कोड थी बड़ी वाली, उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर थी। अब उसका हाफ यानी AC वो 4 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली छोटी कोड का हाफ यानी वो 3 सेंटीमीटर होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी AB इक्वल्स टू 1 होगा। नाउ अज्यूम दैट OA इक्वल्स टू y है। अब पहला बड़ा वाला ट्रायंगल देखेंगे हम, ट्रायंगल OCA। तो उसमें पाइथागोरस लगाइए क्योंकि एंगल A 90 होगा। सो OC स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सिमिलरली इन ट्रायंगल ODB उसमें भी होगा OD स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब हमें ऊपर ही देखा कि OC और OD बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल कर लेंगे। सो वी गेट OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देंगे, y प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो वी गेट y इक्वल्स टू 3। अब हमें y मिल गया है, हमें क्या ढूंढना है, सर्कल की रेडियस यानी वो x है। सो नाउ इसको ही हम यूज करेंगे। सो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। सो वी गेट x स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। So we get x equals to 5. So the radius of the circle is 5 centimeter, which is option C. So the correct option is option C, 5 centimeter. Question 18. So the question is A. Graph A and B define the same relation between x and y for xy greater than 0. The variable on the ordinate of graph B is option 1 1 upon x, option 2 x square, option 3 x by y, option 4 x into y। हमें तो ग्राफ दिए हुए हैं। ग्राफ ए में x और y का एक रिलेशन दिया हुआ है और कहा है कि ग्राफ ए और b एक्स वाई का सेम रिलेशन बता रहा है। तो बी ग्राफ में हमें ऑर्डिनेट क्या है वो ढूंढना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो पहले ग्राफ ए में देखते हैं। तो ग्राफ ए में देख सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 0 है सो y गोज टू इन्फिनिटी, वो ग्राफ के ऊपर से हमें दिख रहा है। सिमिलरली जब y इज इक्वल टू 0 है तब x इक्वल टू इन्फिनिटी है। अब इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स होगा, क्योंकि अगर y 0 मुकेंगे तो x इन्फिनिटी मिलेगा और x 0 मुकेंगे तो y इन्फिनिटी मिलेगा। सो इसके ऊपर से हमें मिलेगा x इंटू वाई इक्वल्स टू 1। अब हम देखते हैं ग्राफ B। सो अज्यूम दैट द क्वेश्चन मार्क इन दैट ग्राफ इज z, देन व्हेन x is equals to 0 then z is equals to k, where k is some constant. Also where x is equals to infinity then z is also k. अगर x 0 है तब भी z k था और जब x इन्फिनिटी है तब भी z is equals to k ही है, यानी कि z is equals to k एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। सो z is equals to k। नाउ हमें दिया गया है कि अगर वो कॉन्स्टेंट जो k है उसे हम अज्यूम कर ले कि 1 है और दोनों ग्राफ का रिलेशन सेम ही है। सो इसके ऊपर से हम मिल जाएगा z इज इक्वल्स टू 1 है। अब ये 1 इज इक्वल्स टू ऊपर एक्स वाई इक्वल्स टू भी 1 है। सो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे, z इज इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू एक्स वाई। सो वी गेट z इज इक्वल्स टू एक्स वाई। सो दोनों ग्राफ का रिलेशन सेम होने के लिए ग्राफ बी में जो ऑर्डिनेट था वो z इज इक्वल्स टू एक्स वाई होना चाहिए, जो ऑप्शन डी में है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Question 20. So the question is, the cross section along two mutually perpendicular axes of a solid object are a circle and a square respectively.
द ऑब्जेक्ट इज अ टर्नकेस्टेड कोन, सिलेंडर, रोम्बेड और अ क्यूब। हमें दिया है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, दो परपेंडिकुलर एक्सिस पे हम जो क्रॉस सेक्शन लेंगे वो सर्कल एंड स्क्वायर है, तो हमें वो ऑब्जेक्ट कौन सा है वो ढूंढना है, कोन, सिलेंडर, रोम्बिक और अ क्यूब। तो हम देखेंगे ऑप्शन वाइज। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज सिलेंडर, सॉरी कोन। तो कोन में हम वाई एक्सिस लेंगे, तो वाई एक्सिस पे जो क्रॉस सेक्शनल होगा उसका शेप होगा ट्राइंगल जैसा, और एक्स एक्सिस लेंगे तो उसके ऊपर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो हमारा सर्कल के शेप में होगा। लेकिन हमें क्या दिया चाहिए कि दोनों सर्कल और स्क्वायर होने चाहिए, तो कोन तो नहीं होगा। सो सेकेंड ऑप्शन इज सिलेंडर। अब हम सिलेंडर पे वाई एक्सिस पे कट लेंगे तो वो हो जाएगा अ शेप ऑफ स्क्वायर, एंड एक्स एक्सिस पे जो क्रॉस सेक्शन लेंगे उसका शेप हो जाएगा सर्कल। सो हमें मिल गया एक स्क्वायर एक सर्कल। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। सो द थर्ड ऑप्शन इज क्यूब। तो क्यूब में हम एक्स और वाई कोई भी ले तो सर्कल तो कभी नहीं मिलेगा हमें, सो ये ऑप्शन तो चला जाएगा। और द फोर्थ ऑप्शन इज रोम्बिक। सिमिलरली उसमें वो 3 डायमेंशन है ही नहीं, उसमें भी कोई भी एक्सिस लेंगे हम तो वो सर्कल तो नहीं मिलेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सिलेंडर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक अवर चैनल, शेयर, सब्सक्राइब। हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और टेलीग्राम की चैनल ज्वाइन करके ऐसे ही वीडियो को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।